हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के बीच आया हूं क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ न्यू बुक लेकर के। ठीक है, मैथ का न्यू बुक लेकर के, क्योंकि आज से पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्लास 8 का कक्षा 8वीं का गणित जो इस प्रकार था उसे पढ़ते थे। लेकिन अब जो है इस साल यानी सत्र 2025 से 26 वाले में जो है वो कक्षा 6 से लेकर के और 8 तक जो है जितने भी बुक था सभी को चेंज कर दिया है। तो अब इस कक्षा में हमको क्लास 8 का जो मैथ पढ़ना है वो इस प्रकार का बुक है। ठीक है, उसका कलर इस प्रकार है, देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। ये कक्षा 8वीं के लिए जो है यह पुस्तक है जो एनसीईआरटी पर बिल्कुल आधारित है। तो आज की क्लास में हम नए बुक जो है उसको पढ़ेंगे और नया बुक का आज हमें क्या पढ़ना है, तो एक प्रश्नावली 1.1 आज की कक्षा में हमें यानी एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ना है, क्योंकि इससे पहला हम 2-3 वीडियो आप लोगों के बीच दे चुके हैं जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है। तो यदि आप लोग इस क्लास को देखने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले, ताकि आज की क्लास जो आपको समझ में आएगा वो पीछे के जो बच्चे क्लास करने किए हुए होंगे उनको बेहद आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, यदि अभी तक आप लोग हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा और हम आप लोगों को समय को न बर्बाद करते हुए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है प्रश्नावली 1.1 जिनका प्रश्न संख्या है 1 में निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म, गुणधर्म का मतलब होता है गुण, गुण का नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ बता रहा है आपको कि यहाँ जो निम्नलिखित प्रश्न लिखा हुआ है यानी कि 2 से अधिक यानी 3 प्रश्न है। कितना प्रश्न है? 3 प्रश्न, 1, 2 और 3। और ये तीनों जो प्रश्न है वो क्या चीज पर आधारित है? सबके बीच में हम देख रहे हैं गुणा का साइन है, देख रहे हैं ना, गुणा का साइन है। क्या है? गुणा का साइन है। जब सभी प्रश्नों के बीच गुणा का साइन है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुणन के अंतर्गत। यदि यहाँ पे जोड़ का साइन होता तो यहाँ पे क्या रहता? योग के अंतर्गत। अब यहाँ पे मान लीजिए आप समझ सकते हैं कि अगर गुणा का साइन था तो हम बोले गुणन के अंतर्गत। क्या लिखा हुआ है? गुणन के अंतर्गत। यदि घटाव का साइन होता तो हम लिखते व्यवकलन के अंतर्गत। भाग का साइन होता तो फिर हम लिखते भाग के अंतर्गत, या फिर जिस चीज का साइन होता उसके अंतर्गत यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ होता। लेकिन यहाँ पे गुणन के अंतर्गत में गुणन के अंतर्गत इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है वो गुणा, सभी प्रश्नों के बीच गुणा का साइन है। ठीक है, तो कह क्या रहा है? कह ये रहा है कि गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताइए। यानी कि ये जो प्रश्न आपको यहाँ पे नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, ये किस गुणधर्म का यानी किस गुण का पालन कर रहा है या किस गुण को प्रदर्शित कर रहा है, इस चीज को आपसे पूछ रहा है बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? -4/5 गुने 1। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? बराबर, फिर क्या है? 1 गुने -4/5। अब हम एक चीज यहाँ देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ भी 1 से गुना किया गया है -4/5 में, और यहाँ भी 1 से गुना किया गया है -4/5 में। लेकिन एक चीज और हम देख रहे हैं कि बराबर में यहाँ क्या है? -4/5। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ -4/5 को जब हम 1 से गुना करते हैं तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो -4/5 प्राप्त होता है। या हम 1 को हम -4/5 से गुना करेंगे तो भी फाइनली हमारा आंसर -4/5 ही प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी भी संख्या में, किसी भी यानी कोई भी संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो,
पूर्णांक संख्या हो या परिमेय संख्या हो, जब हम उसमें 1 से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, जैसा कि हम आप लोगों को फार्मूला जो है हम पिछले क्लास में भी बता चुके थे। जैसे a में यदि हम 1 से गुना करते हैं तो उसका गुणनफल हमें a ही प्राप्त होता है ना। जैसे क्या प्राप्त हुआ, a में 1 से गुना किए तो a प्राप्त हुआ ना। ये फार्मूला हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इस नियम का, इस फार्मूला का तो ये पालन कर रहा है। तो जब ये फार्मूला का पालन कर रहा है तो ये कौन सा नियम होगा, तो ये आपको होगा गुणात्मक तत्समक नियम। कौन सा नियम होगा प्यारे बच्चों, गुणात्मक तत्समक नियम। तो गुणात्मक तत्समक नियम का कंडीशन होता है कि किसी भी पूर्ण या प्राकृत या पूर्णांक संख्या में जब हम 1 से गुना करते हैं तो वो जो 1 प्राप्त होता है वो तत्समक होता है, यानी गुणात्मक तत्समक अवयव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 1 प्राप्त हुआ इस संख्या के लिए वो गुणात्मक तत्समक अवयव है। तो यहाँ पे ये जो कौन सा नियम का पालन कर रहा है, तो हम गुणात्मक तत्समक नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका फाइनली क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में कह रहा है -13/17 गुने, फिर क्या किया, ब्रैकेट के अंदर में लिखा है -2/7 बराबर क्या है, -2/7 गुने, ब्रैकेट के अंदर क्या किया गया है, -13/17। तो प्यारे बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि इसको कैसे लिखा गया है। मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं -13/17 को a, -13/17 को हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और गुने, और हम यहाँ -2/7 को b मान लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कि a किसको माने हैं, 13/17 को, -13/17 को। तो अब बराबर की इस तरफ आप खोजिए कि -13/17 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ इसके नीचे a लिख दीजिए। इसके बाद ये b किसको माने हैं, -2/7 को। तो अब बराबर की इस तरफ आप जो है वो b -2/7 को खोजिए, तो यहाँ है -2/7, तो यहाँ आप b लिखिए। अब इस दोनों संख्या के बीच में जो है क्या है, यहाँ गुना का साइन है, तो आप गुना का साइन दे दीजिए, और यहाँ आप बराबर का साइन दे दीजिए। प्यारे बच्चों एक चीज आपको समझ में आता होगा कि यहाँ a को पहले लिखा गया है और यहाँ a को बाद, बराबर की इस तरफ a को बाद में लिखा गया है। यहाँ b को बाद में लिखा गया है और बराबर के इस तरफ b को पहले लिखा गया है। इसके कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि इसके स्थान में परिवर्तन कर दिया गया है ना। इसके क्या किया गया है, जगह में बदलाव ला दिया गया है। इसके जगह पर उसको रख दिया गया और उसके जगह पर उस संख्या को रख दिया गया ना। यानी a के जगह पर b वाले संख्या को रख दिया गया और b वाले जगह पर जो है वो a वाले संख्या को रख दिया गया। तो प्यारे बच्चों जब इस प्रकार का मान लीजिए कोई भी आपको संख्या नजर आता है या प्रश्न नजर आता है तो हम समझेंगे कि यह जो फार्मूला को मन दिखाई दे रहा है, यानी यह जो नियम हमें दिखाई दे रहा है कि a के जगह पर b और b के जगह पर a, तो इस नियम को हम क्रम विनिमय नियम कहेंगे। लेकिन ये कौन सा क्रम विनिमय नियम होगा, तो गुना का क्रम विनिमय नियम होगा। देख रहे हैं ना, ये गुना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम क्रम विन्यता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके आंसर में क्रम विन्यता का नियम लिखा हुआ होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रम विन्यता का नियम कहिए या गुना का क्रम विनिमय नियम कहिए, बात बराबर ही पड़ता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम तीसरा प्रश्न को देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है बच्चों कि -19/29 गुने 29 क्या है 19। मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a, यानी 19 है 19/29। तो इसको मान लेते हैं हम 19 को मान लेते हैं a और 29 को मान लेते हैं हम कितना b। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ b क्या है, नीचे में है, और b किसके लिए माने थे 29 के लिए, और यहाँ हम देख रहे हैं गुना के बाद जो है यहाँ b यानी 29 जो है वो ऊपर में है, और यहाँ a जो है a किसका वैल्यू है -19 का, और -19 जो है नीचे में, इसका मतलब a नीचे में है। तो प्यारे बच्चों अब हम देख रहे हैं कि ये कौन सा नियम का पालन कर रहा है। तो
यह जो है देखिए, अब इस नियम को समझने से पहले इस चीज को समझिए कि यदि हम इस 29 से 29 को काट देते हैं, 29 के पहाड़े को एक बार पढ़े तो 29, और 29 के पहाड़े को एक बार पढ़े तो 29 ना। अब हम देखिए इस क्या किए, यानी 19 को एक बार पढ़े तो 19, और 19 को फिर एक बार पढ़े तो 19। फाइनली हमारा आंसर क्या प्राप्त होता है देखना है। एक को एक से गुना करेंगे तो एक प्राप्त होगा, और एक को एक से गुना करेंगे तो एक प्राप्त होगा। अब हम जानते हैं कि 1/1 को हम एक लिख सकते हैं, क्योंकि बट्टा में एक लिखेंगे तो भी सही और नहीं लिखेंगे तो भी सही। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि A/B गुने B/A बराबर A प्राप्त हुआ, यानी A/B का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा या प्रतिलोम। इसने व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है बच्चों। तो हम देख रहे हैं A/B गुने B/A। तो जब कोई भी संख्या आपको इस प्रकार से लिखा हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वह क्या है, व्युत्क्रम के रूप में लिखा हुआ है ना। जैसे A/B गुने क्या है B/A, तो ये व्युत्क्रम के रूप में लिखा हुआ है, यानी उल्टा लिखा हुआ है। A/B का ये उल्टा है। लेकिन अब हमको नियम पर चलना है कि आखिर ये कौन सा नियम का पालन कर रहा है। तो प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि जब दो संख्याओं का गुणनफल एक प्राप्त हो, कितना प्राप्त हो प्यारे बच्चों, जब दो संख्याओं का गुणनफल एक प्राप्त हो तो हम कहते हैं कि वह जो संख्या है वह क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम के नियम का पालन कर रहा है। तो यहाँ पे हमें वो नियम जो है सत्यापित तो हो गया कि जब इन दोनों संख्याओं को हम एक दूसरे से विभाजित किए हैं तो उसका जो आंसर है वो क्या है, वो एक प्राप्त हमें हो गया है, ठीक है। तो ये जो यानी नियम है, यहाँ पे हम कहेंगे कि यह गुणात्मक प्रतिलोम का नियम है। कौन सा नियम है, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम का पालन ये कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली आपका ये तीसरा का ये आंसर आ गया। तो फाइनली प्यारे बच्चों आप लोग जैसा कि अभी देखे हैं कि क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 का जो है यानी प्रश्न संख्या 1 का इस प्रकार से हम सॉल्यूशन करना सीख गए। अब जो है हम प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में क्या कर रहा है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये जो लिखा हुआ है इसको आप अपने कॉपी यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 1/3 क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, 1/3, इसके बाद गुने 6 गुने 4/3, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कि हम बराबर दे देते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/3 गुने 6 कोष्ठ बंद, इसके बाद क्या है गुने 4/3। प्यारे बच्चों अब जैसे यहाँ था उस प्रकार आप यहाँ उतार लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिए कि मान लीजिए कि ये 1/3 ए है, 1/3 को हम क्या मान लेते हैं, ए है, और गुना यहाँ इस 6 को यानी ये 6 है इसको बी मान लीजिए, और फिर गुना का साइन दे दीजिए, और यहाँ ये जो 4/3 है इसको आप सी मान लीजिए। अब यहाँ बराबर है तो बराबर दे दीजिए। इसके बाद आप क्या कीजिए कि ये 1/3 है, क्या है 1/3। पहले तो आप ये चीज़ सोचिए कि ए किसके लिए लिए हैं, 1/3 के लिए। अब 1/3 कहाँ है तो यहाँ भी है तो ए लिख लीजिए। अब बी किसके लिए लिए हैं तो 6 के लिए, तो 6 यहाँ है तो गुना का साइन देके आप 6 लिख दीजिए, या सॉरी बी लिख दीजिए। अब ये सी किसके लिए लिए 4/3 के लिए, तो आप यहाँ देखिए 4/3 के लिए तो आप भी सी लिख दीजिए। आप एक चीज गौर करते होंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ ए गुने बी गुने सी लिखा हुआ है और यहाँ भी ए गुने बी गुने सी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि बी यानी कि 6 गुने 4/3 यानी ये बी गुने सी है ना, ये बी गुने सी का वैल्यू ये है 6 गुने 4/3। तो यहाँ पे क्या किया बी और सी को कोष्ठ के अंदर कर दिया,
और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/3 और गुने 6, 1/3 जो है वो a का वैल्यू है और b का यानी 6 जो है 6 का वैल्यू क्या है b है। तो हम क्या करेंगे कि a और b दोनों को हम कोष्ठ के अंदर कर लेंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है कि एक बार कोष्ठ से बाहर a को कर दिया गया है और बराबर के उस तरफ कोष्ठ के अंदर a को कर दिया गया है, और जिसको यहाँ अंदर किया गया था उसको यहाँ देखिए c को बाहर में कर दिया गया है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि ये कौन सा नियम का पालन कर रहा है ना। तो देखिए ये बनेगा कैसे, थोड़ा इस चीज पर भी हम ध्यान दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1/3 है तो हम क्या करेंगे 1/3 को लिखेंगे। अब ये कोष्ठ के अंदर 6 गुने 4/3 है, तो हम क्या करेंगे जो कोष्ठ के अंदर रहता है उसका काम क्या होता है पहले होता है, तो इसको काम पहले करेंगे। तो इससे इसको काटेंगे तो कितना होगा, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ 2 प्राप्त हो गया, यहाँ 1 प्राप्त हुआ, तो ये 2 से 4 को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब बराबर का साइन देंगे। अब फिर हम यहाँ वही हाल करेंगे, जो कोष्ठ के अंदर में रहेगा उसका काम पहले करेंगे। तो इस 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो इस 2 को 1 से गुना किया तो कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ, और ये 4/3 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ 1/3 गुने 8 है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 को 1 से गुना करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 8। अब क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऊपर को ऊपर के साथ गुना करेंगे और नीचे को नीचे के साथ, तो नीचे में कुछ नहीं है, तो चलिए नहीं कुछ है तो मान लेते हैं हम 1 है, तो 8 को 1 बार पढ़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा, और 3 को 1 बार पढ़ेंगे तो 3 प्राप्त हो गया। फिर बराबर यहाँ इस 2 को 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौका 8। ठीक है, इसके बट्टा में नहीं कुछ हो तो 1 को 3 से गुना किए तो 3, यानी कि हम देख रहे हैं कि दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। लेकिन एक चीज आप गौर किए होंगे कि जो कोष्ठ के अंदर था उसका काम हम पहले किए हैं, लेकिन एक बार हम ये चीज देखे हैं कि एक बार a को बाहर कर दिया गया और एक बराबर के उस तरफ a को अंदर ले लिया गया, और एक बार c को कोष्ठ के अंदर रख लिया गया, तो फिर बराबर के उस तरफ c को क्या किया, कोष्ठ से बाहर कर दिया। तो ये जब इस प्रकार से प्यारे बच्चों लिखा हुआ होगा तो हम समझेंगे कि ये जो नियम है, इस नियम को हम क्या कहते हैं, साहचर्यता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, साहचर्यता का नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, ये जो है साहचर्यता का नियम का पालन कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा कोई टॉपिक तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए हम फिर से नया वीडियो बनाएं, या फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों को कुछ इससे बेहतर ढंग से समझा सके। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को अच्छा लगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार का यूजफुल वीडियो जो है ले करके आऊँगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक चीज़ और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं तो एक चीज़ अवश्य बताइएगा कि अब जो हम आप लोगों के बीच न्यू बुक पढ़ा रहे हैं, यानी क्लास मान लीजिए 6 से लेकर के 8 तक, तो इसमें मैथ के अलावा आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट हमसे पढ़ने का इच्छा है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। या फिर किसी भी प्रकार का आपको जो है यानी क्लास 5 से लेकर या मान लीजिए 5 से लेकर के 8 या 10th तक किसी भी प्रकार को आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम हर संभव आप लोगों को प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का हम उत्तर दें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इतना सारा मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाता हूं तो आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है हम जो नए बुक पढ़ा रहे हैं इनकी सेवा का लाभ उठा सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।